मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा रचित आदमी जात का आदमी। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। सुबागो तोदी महाविद्यालय में हिंदी विभाग में अस्थायी व्याख्याता और यश प्रार्थी कवि सुधीर रंजन उस दिन सिंघल भाई साहब के एक फ़ोन कॉल पर ही फतेहगंज के लिए रवाना हो गए। फ़ोन 3 बजे आया था कि रात को कवि सम्मेलन है, अमुक जी तमुक जी आ रहे हैं, अमुक भी आ रही है, तमुक भी हवाई जहाज मिल गया तो आएगा, आपको भी आना है, 1100 मिलेंगे। 3 बजे के बाद फतेहगंज की एक ही बस थी, 4 घंटे का रास्ता था। घर गए, कविता की डायरी उठाई, एक कप चाय पी और रवाना हो गए। सिंघल भाई साहब व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं और भी कई संस्थाओं से संबंध रखते हैं। सज्जनों की भाषा में शहर के संपन्न और सम्भ्रात व्यक्ति और चालू भाषा में सटोरिये हैं। सिल्क का कुर्ता और झकाझक सफेद पायजामा पहनते हैं। नहीं, पजामा अब नहीं पहनते। 1 आध साल से पैजामे का स्थान धोती ने ले लिया है। धोती इतनी महीन होती है कि उसमें से पत्तेदार जांघिया उनका दिखता रहता है। लहिम सहिम काया और खूब लहरदार चमकदार बाल, जिन्हें उनकी अंगूठियों से भरी मोटी उंगलियां बड़ी अदा के साथ पीछे धकेलती रहती हैं। बैठक में झक सफेद गद्दे और गावत किए। 10-5 हंसमुख और प्रसन्न प्रशंसक मित्र हमेशा साथ। पान पराग और तुलसी जर्दे और किवाम की सदा बहार महक। हर बार मिठाइयों के दौर पर दौर, गरम कचौरी, ताज़ा गुलाब जामुन, ठंडी रसमलाई, तर मालपुए, कुछ न कुछ जरूर हर बार। सुधीर रंजन को वहां घंटों प्रसन्न रहना बहुत थकाने वाला लगता है। हंसमुख और खुश मिजाज उपस्थितों के चेहरे क्रूर, भयप्रद और अश्लील उन्हें लगते हैं, लेकिन सुधीर रंजन खुद पर कूढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। उनकी हैसियत वह एक अयाचित या पालतू व्यक्ति किसी हो गई है। कभी कभी उठने भी नहीं देते सिंघल भाई साहब, और सफलता के सारे रास्ते ऐसे ही बदबूदार गलियों से होकर जाते हैं। क्या करें। जाते समय उन्हें बस में खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। दोपहर की इस लोकल बस में ज्यादा लोग यात्रा करना पसंद नहीं करते। सुधीर गुनगुनाने लगे, मानो रात कवि सम्मेलन में पढ़ी जाने वाली कविता का पूर्वाभ्यास कर रहे हों। फिर पता नहीं कब सिंघल भाई साहब के बारे में सोचने लगे। कुछ शब्द सिंघल भाई साहब को बहुत प्रिय हैं, जैसे अस्मितता, जैसे दिव्य, जैसे मलेच्छ। मलेच्छ या मलेच्छ शब्द किसी जमाने में अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज अंग्रेजों को कोई मलेच्छ नहीं कहता। सुधीर अखबार नहीं पढ़ते थे। पढ़ते तो थे लेकिन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते थे, मन से नहीं। उन्हें लगता था कि राजनीति एक गंदी दलदल है और रचनाकार को इससे ऊपर उठा रहना चाहिए। सुधीर शुरू शुरू में श्रृंगार रस के गीत लिखा करते थे और उन्हें बढ़िया तरन्नुम में सुनाया करते थे। महफिल जम जाया करती थी, तालियां बज जाया करती थी। पर अब इनका जमाना नहीं रहा। कवि सम्मेलन का मंच हास्य ने हड़प लिया। तुकबंदी के गिलाफ में घुसेड़ कर चुटकुले सुनाए जाने लगे, लेकिन इन्हें भी व्यंग्य ने आउट कर दिया। अब तो हास्य कवि भी व्यंग्य मारने लगे। यहाँ तक कि श्रृंगार के गीत पढ़ते पढ़ते कवित्रियों ने भी राजनीतिक व्यंग्य की छौंक बघाड़ना शुरू कर दिया है। तो सुधीर को भी लगा कि उन्हें जमाने के साथ चलना चाहिए और वे ताज़ा तरीन राजनीतिक घटनाओं पर कविताएं लिखने की कोशिश करने लगे। संप्रीति समाचार पढ़ना उनकी सूचनाओं का एकमात्र स्रोत था, और जो इकलौता अखबार उनके कस्बे में आता था वह सिंघल भाई की ही विचारधारा का निभ्रांत प्रचारक था। सुधीर ने तय किया कि वह सबसे पहले अपनी राम जन्मभूमि वाली कविता ही पढ़ेगा। फतेहपुर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। सर्दियां शुरू हो गई थी। उनके जैसे 1003-4 कवि और थे, सब के सब समान रूप से नर्वस और सिंघल भाई साहब द्वारा प्रायोजित। उनसे बातचीत होती रही। बड़े कवियों में से अभी तक कोई नहीं आया था। 8 बज गए। लगा बड़ा कवि कोई नहीं आएगा, इन लोगों को ही संभालना पड़ेगा। यदि उन्हें पसंद कर लिया गया और 4-5 कविताएं सुनानी पड़ गई तो कौन कौन सा सुनाना ठीक रहेगा। निर्णय लेने के लिए डायरी देखना जरूरी था, और डायरी देखने के लिए एकांत। इसलिए वे एक जरूरी काम का बहाना बनाकर बाहर निकल लिए और एक होटल में चाय पीने के लिए बैठ गए। उठे तो शायद काफी देर हो गई थी। सोचा पेशाब कर सीधे चलते हैं मंच वाले पंडाल की ही तरफ। बस उसी समय यह घटना हो गई। हुआ यह कि उनकी पतलून की चैन खराब हो गई। सुधीर रंजन की पतलून की चैन
बगैर चेतावनी दिए खराब हो गई। चैन का कुत्ता न ऊपर जाए न नीचे, और जीप पूरी की पूरी खुली। अब क्या करें? ताकत लगाकर कुत्ते को नीचे की तरफ खींचा, कोई असर नहीं। फिर ताकत लगाए, एक बार खुल भर जाए तो फिर तरकीब से बंद कर लेंगे। पर इस बार ताकत शायद कुछ ज्यादा ही लग गई। कुत्ते का हत्था हाथ में आ गया। अब और पेशाब घर में भी कितनी देर तक घुसे रहे, निकले? शायद कोई मोची हो आसपास, उससे जमहूर मांग कर कुत्ता पकड़कर नीचे या ऊपर खींचा जा सकता है। पर मोची अब कहाँ है? दिन अस्त, मजदूर मस्त। औजारों की दुकान बंद हो चुकी थी। वे परेशान हो गए। जीप को बगल के झोले से ढके ढके कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। क्या करें? सोचा चलो एक पतलून ही खरीद लेते हैं नई। पर पैसे? उतने पैसे तो नहीं हैं। जेब में सिर्फ 80 रुपए थे। इतने में तो आजकल खादी का कुर्ता पैजामा भी नहीं आता। कवि सम्मेलन के बाद तो 1100 होंगे। पर अभी, तभी उन्होंने सोचा सिंघल भाई के पास जाए। फिर सोचा एक सेफ्टी पिन का पत्ता खरीद लेते हैं, एक ऊपर लगा लेते हैं और एक नीचे। पर क्या ऐसा करना ठीक होगा? कविता पढ़ते समय कोई पिन खुल गई तो? अब वे परेशान हो गए कि क्या किया जाए। अचानक ख्याल आया कि क्यों न किसी दर्जी के पास जाकर ही चैन बदलवा लिया जाए। लेकिन दर्जियों की दुकान भी बंद हो चुकी थी। मेन रोड पर तो चाय पान की दुकान को छोड़कर अंधेरा ही अंधेरा था। शटर गिर रहे थे। फल फ्रूट मनिहारी के ठेले घर को लौट रहे थे। सुधीर रंजन चलते रहे निरुद्देश से। कुछ दूर चलने पर एक दर्जी की दुकान मिली, लेकिन वह इतनी आलीशान थी कि उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सुनहरी फ्रेम के चश्मे वाला एक आदमी, जो कहीं से भी दर्जी नहीं लग रहा था, शटर बंद कर रहा था। सुधीर को दुकान के सामने ठिठके देखकर उसने पूछा कि वह सुधीर के लिए क्या कर सकता है। सुधीर ने बताया कि उसे पेंट की चैन ठीक करवानी है। इस पर उसने बहुत ही चुभने वाली सभ्यता के साथ जवाब दिया कि उसे अफसोस है, लेकिन वे मरम्मत का काम नहीं करते। पहले की तरह निरुद्देश्य से भाव से सुधीर आगे बढ़ चले और चलते चलते एक मुख्य सड़क छोड़कर एक सकरी सी गली में मुड़ गए। शायद इधर कोई दर्जी की दुकान खुली हो। वहां रंग पेंट लोहे कंकड़ की दुकानें थी जो खुली थी। एक स्कूटर मैकेनिक की दुकान भी खुली हुई थी। अब वे घड़ी देखे तो 9 बज चुके थे। किसी से पूछा इधर किसी दर्जी की दुकान है? किसी ने कहा सीधे चले जाओ। सुधीर चल पड़े सीधे, गली दर गली, पछताते हुए कि दर्जी वाला आइडिया पहले क्यों नहीं आया, और हताश होते हुए कि सोचा इतने बड़े कवियों के बीच काव्य पाठ करने का अवसर मिला था, वह भी गया, और 1100 रुपए भी, और सिर्फ इस पतलून की चेन के कारण। फिर सोचने लगे कि एक और पतलून उन्हें साथ लाना चाहिए था। सुधीर बेसुध से घूम रहे थे, तभी एक बुजुर्ग से मुसलमान ने उनसे पूछा, किसके यहाँ जाना है? किसका मकान ढूंढ रहे हैं? इधर कोई दर्जी की दुकान है क्या? सुधीर ने डूबते हुए आदमी की तरह जवाब दिया। बुजुर्ग ने पूछा, कोट कमीज सिलवानी है क्या? पतलून की चैन खराब हो गई है, ठीक करानी है, अर्जेंट है, सुधीर ने कहा। आप ऐसा करो, थोड़ा आगे चले जाओ, यूसुफ भाई की दुकान है, शायद खुली हो। हालांकि उन्होंने काम छोड़ दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वह आगे आगे चलने लगा और सुधीर पीछे पीछे। सामने एक दर्जी की दुकान दिखी। दुकान के बाहर एक लोहे की कुर्सी पर दोनों पैर ऊपर चढ़ाए और दोनों घुटनों को बाहों में समेटे यूसुफ भाई बैठे थे। पास में एक दो भाई बैठे हुए थे, फुर्सत में गपियाते हुए। यह है, मार्गदर्शक ने बताया और बिना किसी धन्यवाद के इंतजार के वहां से चला गया। क्या है? यूसुफ भाई ने पूछा। सुधीर ने कहा, पतलून की चैन खराब हो गई है, अर्जेंट है। कहाँ है, दिखाओ। दूसरे बगैर हंसे वहां से उठ उठ कर चल दिए। यूसुफ मियाँ ने दुकान में रखे एक लट्ठा उठा कर दिया और कहा, उतारिए। किसी तरह एक कोने में जाकर सुधीर ने लट्ठा लपेटा और पतलून उतार कर दे दी। यूसुफ मियाँ ने दोनों घुटनों से पतलून को दबा लिया और कैंची से जोर से कुत्ते को खींचा। कुत्ता नीचे सरक गया, पर फिर ऊपर न जा सका। उन्होंने बेटे को आवाज लगाई कि चैन बदलनी पड़ेगी। तभी एक मोटा आदमी दुकान में आकर यूसुफ भाई को बोला, क्या चलना नहीं है? यूसुफ भाई ने कहा, चलो आते हैं 5 मिनट में। थोड़ी देर बाद यूसुफ मियाँ ने इधर उधर ढूंढा, फिर कहीं चले गए। फिर 5 मिनट में लौट कर आए और बोले, क्या सुबह आएंगे तो नहीं चलेगा? सुधीर सकुचाते हुए बोले, बात यह है कि मैं यहाँ नहीं रहता, बाहर से आया हूँ कवि सम्मेलन में कविता सुनाने। कवि सम्मेलन तो शुरू भी हो चुका होगा, बल्कि मुझे ढूंढ रहे होंगे।
यूसुफ मियाँ ने भावशून्य भाव से सुधीर को देखा, फिर चैन ढूंढने लगे, जैसे कवि सम्मेलन के बारे में उन्होंने कभी सुना ही ना हो। देखते देखते आखिर सुधीर ने कहा, माफ कीजिए, अगर आपके पास कोई भी पतलून हो जो पड़ी हुई हो दे दे तो सुबह आकर मैं अपनी ले जाऊंगा। तभी यूसुफ मियाँ ने एक चैन दिखाते हुए कहा, ये चलेगी? चैन हरी थी, पतलून नीली। हाँ बेशक, कितना टाइम लगेगा? सुधीर ने कहा। बस अभी किए देते हैं। यूसुफ मियाँ ने 15 मिनट में खराब चैन उघेड़ी और नया चैन लगाने लगे। इस बीच एक खाना के लिए बुलाने आई लड़की को डांटा और वहां से गुजरते 3 आदमियों को वालेकुम सलाम कर जवाब दिया और पूछा, वहां कौन कौन कव्वाल आ रहे हैं? यूसुफ मियाँ ने शटल का धागा बदला और सुई में धागा घुसाने की लगातार कोशिश करते रहे। आखिर 5 मिनट में धागा सुई के नाके में घुस ही गया। फिर मशीन चली। आखिर आधे घंटे के बाद सुधीर की पतलून ने सुधीर से कहा, अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। यूसुफ मियाँ के एहसान में दब कर गदगद विह्वल भाव और रो रो हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। इस समय वह सर से पांव तक यूसुफ मियाँ के उपकार तले दबा जा रहा था। पतलून पहन ली और पूछा, कितने पैसे? यूसुफ मियाँ 1-2 मिनट तक जेब से बीड़ी माचिस निकालने में लगे रहे, फिर चश्मा ठीक करते हुए कहा, 12 रुपए। सुधीर को 1 मिनट के लिए लगा चेन बदलने के लिए 12 रुपए ज्यादा है, पर दूसरे ही पल खुद को डांटा कि 100 लगते तो भी कम थे। अगर वह मना ही कर देता तो क्या करते? सुधीर ने पैसे दिए और बोले, चाचा, बड़े सबाब का काम किया है आपने। समझिए किसी नंगे को कपड़ा पहनाया है। चाचा पर पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा इन शब्दों का, पर अपने इस शब्दों की अनुगूंज से सुधीर रोमांचित हो उठा। उसका गला भर आया और आंखें भीगने लगी। उसके भीतर जैसे मोहब्बत और इंसानी प्यार का दरिया मचल उठा। उसके जी में आया कि इस मासूम आदमी को गले लगा ले, जिसे शायर और कव्वाल का अंतर चाहे न मालूम हो, पर एक मुसीबत में पड़े आदमी की मुसीबत का एहसास जरूर है। कितना कठिन और कितना वाहियात है ऐसे आदमी को हिंदू या मुसलमान कहना या समझना। सुधीर तेज तेज कदमों से कवि सम्मेलन की ओर जा रहा था, लेकिन उसने वहां वह कविता नहीं सुनाई, जन्मभूमि वाली, जिसे सुनाने के लिए उसे सिंघल साहब से 1100 रुपए देकर बुलावा मिला था। ये थी कहानी जो भाव विभोर कर देती है, इंसान को इंसानियत सिखा जाती है। स्वयं प्रकाश की हर कहानी में हम देखें तो धार्मिक भेदभाव पर कटाक्ष करती कहानियां होती है और हर बार उनकी कहानियां यह सिद्ध करती है कि आदमी सबसे पहले आदमी ही है और आखिर में भी वह सिर्फ आदमी है। लाख कोशिश कर ले हम सब, पर इस सच को झुठला नहीं सकते कि जब मुसीबत आन पड़ती है तो धर्म काम नहीं आता, बल्कि आदमी ही काम आता है। वहां न ज्ञान, न विचार, न रंग रूप, पहनावा, रहन सहन, सबका भेदभाव मिट जाता है। आदमी हर वक्त सिर्फ आदमी की ही तलाश करता है, न कि किसी बाहरी आवरण के। तो अच्छा यही है ना कि हम आदमियत को बरकरार रखें, शायद किसी की तलाश हमसे मिलकर मुकम्मल हो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।